वो डिफरेंट लेयर्स के बीच जो कि बाउंड्री होती है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है। मैं इसे आज क्लियर करता हूँ। कोई भी जो लेयर है उससे जो नेक्स्ट लेयर है उन दोनों के बीच में जो लेयर होगी, जो एक बाउंड्री होती है, उसका नाम उससे पहले लेयर के से नाम से रखा जाएगा, जैसे कि स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। तो इसका नाम आप रखेंगे ट्रोपो, इससे पहले ले लीजिए ट्रोपो और उसके पार लगा दीजिए पॉज। बस सिंपल सी बात है। ट्रोपोस्फीयर का यहाँ पॉज आ गया है, एंड हो जाता है, इसीलिए इसे ट्रोपो पॉज कहते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम शुभम वर्मा एंड यू आर वाचिंग एग्जाम मोड। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं एटमॉस्फेयर के लेयर्स और कंपोजिशन के बारे में। दोस्तों, एटमॉस्फेयर टॉपिक यूपीएससी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर दूसरे या तीसरे साल इससे 2 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रूर पूछे जाते हैं और ये वीडियो आप सबकी हेल्पफुल होने वाली है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर जिसका एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है, एनडीए और अदर एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो ये है कुछ मेरे बारे में। मैंने सीडीएस 2 टाइम्स, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 1 टाइम, सीजीएल 1 टाइम और अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन भी मैंने क्लियर किए हैं। ये है मेरी फ़ोटो। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? दोस्तों, ये है अर्थ की फ़ोटो और डिफरेंट लेयर ऑफ गैसेस जो कि अर्थ को कवर करती हैं। तो बेसिकली एटमॉस्फेयर क्या होता है? किसी भी प्लैनेट या सेलेस्टियल बॉडी को कितने गैसेस की लेयर कवर करती हैं उसके चारों ओर से, उसको आम भाषा में एटमॉस्फेयर कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ गैसेस सराउंडिंग अ प्लैनेट और अदर सेलेस्टियल बॉडी। सो बेसिकली ये है एटमॉस्फेयर। और अर्थ के एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स पाई जाती हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। यहाँ पर मैं आप सबके साथ कुछ बेसिक बातें शेयर करना चाहता हूँ डिटेल में जाने से पहले। हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसकी जो लेयर्स हैं वो 5 लेयर्स हैं, जिसको ऊपर से नीचे निमोनिक से मैंने याद किया है इथ मस्त। पहला ई से एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड देन ट्रोपोस्फेयर। तो ये ऊपर से नीचे का क्रम है एटमॉस्ट। तो ये आप याद कर लीजिए। और सेकंड बेसिक चीज़ जो यूपीएससी आपसे पूछता है कि ट्रोपोस्फेयर से एक्सोस्फेयर जाते जाते टेम्परेचर वेरिएशन क्या होता है, तो इसको आसानी से समझ लेते हैं, आपको याद भी जल्दी हो जाएगा। ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर आती है, फिर मेसोस्फेयर आती है, फिर थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। हमेशा याद रखिए कि ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर जाते जाते आपका टेम्परेचर फॉल करेगा। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर से मेसोस्फेयर जाते हुए बढ़ेगा, फिर मेसोस्फेयर से थर्मोस्फेयर जाते हुए फॉल करेगा, थर्मोस्फेयर से फिर एक्सोस्फेयर जाते जाते इंक्रीज़ करेगा और एक्सोस्फेयर के बाद और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। तो बेसिक है, सिंपल है। पहले फॉल करेगा, फिर इंक्रीज़ करेगा, फिर फॉल, फिर इंक्रीज़ एंड देन इंक्रीज़। और ये निमोनिक्स आप याद कर लीजिए, इथ मस्त, मतलब कि एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ऊपर से नीचे का क्रम है ये। और ये टेम्परेचर का मैंने आपको बता दिया, पहले गिरता है, फिर बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर बढ़ता है, उसके बाद आखिरी में एक तेज़ी से बढ़ जाता है। तो ये बेसिक अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आगे की चीज़ें समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होंगी। आइए आगे चलते हैं। सबसे पहली गैस है नाइट्रोजन। दोस्तों, नाइट्रोजन अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% पाई जाती है। नाइट्रोजन का रोल अर्थ में बहुत ज़्यादा प्राइमरी रोल प्ले करता है। ये प्लांट्स की न्यूट्रिशन और लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस आपको याद रखनी है कि इसका परसेंटेज 78% होता है। सेकंड वन इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो कि ग्रीन प्लांट्स एक्सेल करते हैं उसको ह्यूमन इनटेक करते हैं, तो गिव एंड टेक वाला प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन का परसेंटेज अर्थ के एटमॉस्फेयर में 21% पाया जाता है। द थर्ड वन इम्पॉर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पॉर्टेंट गैस है जिसको प्लांट इनटेक करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, जिसकी वजह से उसमें ग्रोथ पॉसिबल हो पाती है। और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ ग्रीन हाउस काम करती है, जो कि हीट ट्रैप करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है।
तो ये 3 मेजर गैसें थी। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस कंस्टिट्यूट ऑफ 1% इन द एटमॉस्फेयर। तो 78% नाइट्रोजन का, 21% ऑक्सीजन का, 1% में ये बाकी सारे गैसेस आ जाती हैं। तो यह था कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। आइए आगे चलते हैं अब मेजर टॉपिक पे। नेक्स्ट वन इज लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जी हाँ, तो यूपीएससी में लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन। तो मैंने आपको जैसा पहले बताया है कि निमोनिक्स इसका क्या है याद करने का, एथमस्ट ऊपर से नीचे का, जैसा कि आप देख सकते हैं, एग्जॉस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। तो एथमस्ट ये याद कर लीजिए। सेकंड वन इज पोल एंड इक्वेटर कॉन्सेप्ट। पोल एंड इक्वेटर कॉन्सेप्ट मान चलिए आपकी ये अर्थ है। दोस्तों अगर ये इक्वेटर है और ये दोनों अगर पोल्स हैं तो हम देखते हैं कि अर्थ जो होती है वो उसका जियोइड शेप की अर्थ होती है। जियोइड शेप की अर्थ क्या होती है, इक्वेटर पे अर्थ थोड़ा बहुत पिच की होती है और पोल्स में बल्ज आउटवर्ड होती है। और ये किसकी वजह से होता है, ये इसलिए होते हैं कि इक्वेटर पे ग्रेविटी मैक्सिमम होती है। तो इसी वजह से एटमॉस्फेयर की लेंथ इक्वेटर के पास मिनिमम और पोल्स के पास मैक्सिमम होती है। इक्वेटर के पास 8 किलोमीटर एवरेज और पोल्स के पास 18 किलोमीटर एवरेज एटमॉस्फेयर की लेंथ होती है। तो यही एक कारण है जो आपको समझना है कि इक्वेटर के पास आखिर एटमॉस्फेयर पतली क्यों होती है। तो दिस वाज द रीजन विच आई हैव टोल्ड यू। थर्ड वन इज वेरिएशन इन टेम्परेचर। वेरिएशन इन टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि पहले टेम्परेचर गिरता है, फिर बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर बढ़ता है और आखिरी में एकदम से बढ़ जाता है। तो ये 3 बेसिक चीज़ें जो आपको याद रखनी है मैंने आपको बता दी हैं। आइए अब आगे चलते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में। फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की एवरेज जो विड्थ होती है वो 12 किलोमीटर होती है। ये है आपकी ट्रोपोस्फेयर, इसकी एवरेज विड्थ 12 किलोमीटर होती है। और ये किस लिए होती है, मैंने आपको बता दिया है कि पोल्स में ज़्यादा होती है और इक्वेटर में कम होती है बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी। एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट होल्डिंग एयर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ब्रेथ ऑफ एनिमल। आपकी मैक्सिमम जो गैसेस होती हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होती हैं वो आपको ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती हैं, इसीलिए इसे सबसे मेजर इंपॉर्टेंट लेयर माना जाता है। थर्ड वन इज 99% ऑफ द वाटर वेपर एंड एरोसोल लाइज हेयर। 99% ऑफ द वाटर वेपर जो कि एटमॉस्फेयर में पाया जाता है वो मेजरली ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है, जिसकी वजह से रेनफॉल, स्नोफॉल और अदर जो वेदर फैक्टर होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में फॉर्म होते हैं। अदर पॉइंट इज़ दैट टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर ऑल्सो डिक्रीजेस विद द हाइट। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे आप हाइट से ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर आपका गिरता रहेगा। एंड द अदर पॉइंट इज़ दैट इट इज़ डेंसेस्ट लेयर इन द एटमॉस्फेयर compressed by the weight of the rest of the atmosphere above it। क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं, इसकी वजह से ये डेंसेस्ट लेयर होती है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भार होता है बाकी लेयर्स का, इसीलिए इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द वेट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर लेयर। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ दैट ऑल वेदर फिनोमिना टेक्स प्लेस हेयर। चाहे वो बरसात हो, सूखा हो, ये सब कुछ ट्रोपोस्फेयर में ही पाया जाता है। ट्रोपोस्फेयर मेजर लेयर है जिसकी वजह से इंसान का जीवन धरती पे संभव हो पाया है। तो दिस वाज द मेन लेयर। एंड आइए सेकंड लेयर पे चलते हैं। सेकंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। ये आप स्ट्रेटोस्फेयर लेयर देख सकते हैं, इसकी लोकेशन 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर होती है। तो ये 12 किलोमीटर अगर हम यहाँ से पॉइंट से 0 मान लें तो 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में आपकी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर पाई जाती है। इट इज़ होम टू अर्थ ओजोन लेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर इज़ हेल्पफुल क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि सन से आती हैं उसको अर्थ में आने से रोकती हैं। तो ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन होल पाए जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि ओजोन लेयर कहीं ना कहीं से टूट रही है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा
बैड न्यूज़ है और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा खतरे की बात है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। थर्ड पॉइंट इज़ दैट टेम्परेचर इंक्रीजेस विद द हाइट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। जैसा कि ओजोन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है जो कि हीट ट्रैप करती है इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, जिसकी वजह से इस लेयर का टेम्परेचर ऊपर जाते जाते बढ़ता जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन अब इसके पीछे का रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है कि आखिर टेम्परेचर इसमें ऊपर जाते जाते बढ़ता क्यों है। एंड द अदर पॉइंट इज़ दैट क्लाउड एंड वेदर फ्री, इस स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर जो होती है वो क्लाउड एंड वेदर फ्री होती है। तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स आर फाउंड हेयर इन इट्स लोएस्ट एंड कोल्डेस्ट एल्टीट्यूड। नीचे टेम्परेचर काफ़ी कम होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, तो यहाँ पर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड पाए जाते हैं। बाकी और क्लाउड्स का फॉर्मेशन इस लेयर में नहीं पाया जाता है। इट इज़ द हाइएस्ट पार्ट वेयर जेट्स कैन रीच। स्ट्रेटोस्फीयर लेयर वो होती है जहाँ पर मैक्सिमम जेट्स और जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं वो फ्लाई करते हैं, क्योंकि ये क्लाउड फ्री होता है। स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में मैक्सिमम सुपरसोनिक जेट्स फ्लाई करते हैं क्योंकि ये लेयर क्लाउड फ्री होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी यूपीएससी हेल्पफुल में एक माइलस्टोन साबित होगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आइए आगे चलते हैं। आवर थर्ड लेयर इज़ दैट मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर थर्ड लेयर है। इसकी लोकेशन 50 से 80 किलोमीटर के बीच होती है। ये मेसोस्फीयर की लेयर है। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच मेसोस्फीयर की लेयर पाई जाती है। मेसोस्फीयर लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है विद द इंक्रीज इन हाइट। टेम्परेचर यहाँ पर फॉल करेगा जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाएंगे, तो मेसोस्फीयर की ये एक खासियत होती है। डैट इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर लाइज इन द अर्थ सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि मेसोस्फीयर लेयर में सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट टेम्परेचर अर्थ सिस्टम में जो पाया जाता है वो मेसोस्फीयर लेयर में पाया जाता है, अराउंड -85 डिग्री सेल्सियस जो होता है। फोर्थ पॉइंट इज़ दैट वाटर वेपर्स एट द टॉप ऑफ द मेसोस्फीयर फॉर्म्स नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। ये आपको ज़रूर याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, वाटर वेपर्स मेसोस्फीयर में एक लेयर में पाया जाता है। कहाँ पर? नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। अक्सर आपको कई टीचर्स बताते नहीं हैं, पर मैं बता रहा हूँ कि नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड अगर आपसे पूछे कहाँ पाए जाते हैं तो आपको बताना है कि ये मेसोस्फीयर लेयर में पाए जाते हैं, और इसमें कुछ हद तक वाटर वेपर्स फॉर्मेशन होता है। तो ये हाईएस्ट क्लाउड होते हैं। कौन से होते हैं? नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। कहाँ पाए जाते हैं? मेसोस्फीयर में। आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट इसी लेयर में मीटियोर्स बर्न करते हैं। अगर मीटियोर शावर को आप देखें जो ऊपर से आते हैं, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो भी चीज़ें अर्थ के कांटेक्ट में आ जाती हैं वो इस लेयर में आने के बाद जल जाती हैं। तो मीटियोर्स बर्न्स हेयर, ये आपको याद रखनी है। और अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट साउंडिंग रॉकेट रीच अप टू हेयर। जो कि साउंडिंग रॉकेट का एक्सपेरिमेंट इसरो या नासा करता है, वो साउंडिंग रॉकेट मैक्सिमम मेसोस्फीयर में जाके वापस आ जाते हैं। और अगला पॉइंट जो कि मेसोस्फीयर में आपको याद रखना है, मेसोस्फीयर और जो इसकी निचली लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, इसकी बाउंड्री होती है स्ट्रेटोपॉज। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज़ मेसोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, और वो दो डिफरेंट लेयर्स के बीच जो कि बाउंड्री होती है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है। मैं इसे आज क्लियर करता हूँ। कोई भी जो लेयर है उससे जो नेक्स्ट लेयर है, उन दोनों के बीच में जो लेयर होगी, जो एक बाउंड्री होती है, उसका नाम उससे पहले लेयर के से नाम से रखा जाएगा। जैसे कि स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर, तो इसका नाम आप रखेंगे ट्रोपो। इससे पहले ले लीजिए ट्रोपो और उसके पार लगा दीजिए पॉज। बस सिंपल सी बात है। ट्रोपोस्फीयर का यहाँ पॉज आ गया है, एंड हो जाता है, इसीलिए इसे ट्रोपोपॉज कहते हैं। ये ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में पाई जाती है। अदर जैसे कि देख लीजिए स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर। अब यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर ख़त्म हो रही है, इसलिए लिखिए स्ट्रेटो हो गया, एंड लिखिए पॉज, तो स्ट्रेटोपॉज। सिंपल सी बात है। स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर में जहाँ स्ट्रेटोस्फीयर ख़त्म हो रही है स्ट्रेटोपॉज। ऐसे ही मेसोपॉज,
थर्मोपॉज। तो ये चारों ऐसे याद रखने हैं आपको। ये था सिंपल कॉन्सेप्ट इसके पीछे। आइए आगे चलते हैं। अदर कॉन्सेप्ट इज ऑफ थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर हमारी फोर्थ लेयर होती है, जिसकी लोकेशन 80 टू 700 किलोमीटर के रेंज में पाई जाती है ये लेयर। और जिसका लोएस्ट पार्ट होता है वो आयनोस्फेयर लेयर होती है। दोस्तों, आयनोस्फेयर लेयर कोई डिस्टिंक्ट लेयर नहीं होती है, बल्कि ये ओवरलैपिंग लेयर होती है। मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर में तीनों मिला के एक लेयर में एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है, जिसको आयनोस्फेयर कहते हैं। आयनोस्फेयर क्यों हेल्पफुल है? आयनोस्फेयर दोस्तों इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि कोई भी रेडियो सिग्नल जो कि एयर एटमॉस्फेयर में जाकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है, ये आयनोस्फेयर लेयर की वजह से पॉसिबल होता है, क्योंकि यहाँ पर आयंस की प्रेजेंस होती है। यहाँ पर आयंस क्यों प्रेजेंट होते हैं? दोस्तों, यहाँ पे आयंस इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि सन की जो हीट होती है उसकी वजह से यहाँ पर की लेयर जो होती है हीट हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें जो पार्टिकल होते हैं उसमें करंट फैलने लगता है, यानी कि वो आयोनाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आयनोस्फेयर लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो ये कोई डिस्टिंक्ट लेयर नहीं होती है, बल्कि एक ओवरलैपिंग लेयर होती है इन द मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर के लोएस्ट पार्ट में आयनोस्फेयर पाई जाती है। द टेम्परेचर रीच अप टू 2000 डिग्री सेल्सियस हेयर। थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है। किस लिए बढ़ता है? क्योंकि मेजर रीजन है क्योंकि सन के नज़दीक अब काफ़ी ज़्यादा ये लेयर आ गई है, इसकी वजह से 2000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। बट दोस्तों, ये 2000 डिग्री सेल्सियस आपको फील नहीं होगा अगर आप वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा दूर दूर सिचुएटेड होते हैं। स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल जो कि बहुत दूर दूर होती हैं, जिसकी वजह से हीटिंग का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए 2000 डिग्री सेल्सियस भी आपको 100 डिग्री के आसपास फील होगा। तो सो ये मेजर रीज़न था। अदर पॉइंट इज़ दैट इट हैज़ लो डेंसिटी। लो डेंसिटी क्यों होती है? क्योंकि पार्टिकल्स जो कि दूर दूर होते हैं। नो क्लाउड एंड नो वाटर वेपर इज फाउंड हेयर। यहाँ पर कोई क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता है और साथ ही साथ यहाँ पर कोई वाटर वेपर प्रेजेंस नहीं होते हैं। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि थर्मोस्फेयर कंटेन्स नो क्लाउड एंड नो वाटर वेपर। ऑरोरा बोरियालिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस इज फाउंड इन द थर्मोस्फेयर। ये एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा जो कि चमकीला आसमान, ऑरोरा बोरियालिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस इन द सदर्न हेमिस्फेयर, ऑस्ट्रेलिया के आसपास और ये नॉर्वे, स्वीडन, ग्रीनलैंड के आसपास जो कि आसमान रंगीन रंगीन नज़र का जैसे आप देख सकते हैं पाया जाता है। इस खूबसूरत नज़ारे को ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं और ये थर्मोस्फेयर लेयर में पाया जाता है। तो इस लेयर की ये भी खासियत होती है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज़ दैट ISS इज़ लोकेटेड हेयर। आपको ज़रूर याद रखनी है दोस्तों, ISS 400 से 500 किलोमीटर के बीच में लाई करता है वर्ल्ड का। तो ये इस रेंज में पाया जाता है, इसीलिए इस लेयर में ISS भी फाउंड होता है। आइए आगे चलते हैं। आवर लास्ट लेयर इज़ एक्सोस्फेयर। इट इज़ द हाईएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो कि 700 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर के दायरे में पाई जाती है। 700 किलोमीटर और 10,000 किलोमीटर के रेंज में एक्सोस्फेयर पाई जाती है। मॉलिक्यूल्स फाउंड हेयर आर एक्सट्रीमली ऑफ लो डेंसिटी। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो होती है। डेंसिटी इसलिए लो होती है क्योंकि यहाँ पर मास बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो वॉल्यूम यहाँ काफ़ी बढ़ जाता है और डेंसिटी इसीलिए रिड्यूस हो जाती है और मास आपका कम हो जाता है, इसीलिए डेंसिटी भी रिड्यूस हो जाती है। सो दिस लेयर डजंट बिहेव लाइक अ गैस एंड पार्टिकल हेयर स्केप्स इनटू स्पेस। यहाँ पर जो पार्टिकल होते हैं वो मेनली अगर आप कहें तो वो स्पेस पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा हल्की हो जाती है और ग्रेविटी का इफ़ेक्ट यहाँ पर मिनिमल हो जाता है, इसीलिए इस लेयर में ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ सैटेलाइट ऑर्बिट इन दिस लेयर।
आपकी जितनी भी ज़्यादा जो सैटेलाइट्स होती हैं जो कि अर्थ से लॉन्च करी जाती हैं, वो सारी की सारी सैटेलाइट्स ज़्यादातर आपकी एग्जॉस्फेयर में फाउंड करी जाती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अदर पॉइंट इज़ दैट देयर इज़ नो वेदर इन द एग्जॉस्फेयर। आपको एग्जॉस्फेयर में कोई भी वेदर पैटर्न नहीं नज़र आएगा। ऑरोरो बोरियालिस एंड ऑरोरो ऑस्ट्रेलिस आर समटाइम्स सीन इन इट्स लोएस्ट पार्ट। वैसे तो ऑरोरो बोरियालिस और ऑरोरो ऑस्ट्रेलिस आपको थर्मोस्फेयर में पाया जाता है, लेकिन ये कई बार एग्जॉस्फेयर की लोएस्ट लेयर में भी पाया जाता है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है। दोस्तों, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी लेयर्स के बारे में और कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। इससे डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कई बार बच्चों को इस पर समझने में तकलीफ़ होती है, तो मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो अच्छे से, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि यही मुझे मोटिवेट करेगा आप सबके लिए यूज़फुल कंटेंट लाने के लिए। मैंने इससे पहले इकोनॉमी का भी लेक्चर अपलोड किया है और ज्योग्राफी का एक और लेक्चर अपलोड किया है। आप चैनल पर विजिट करिए और उसे ज़रूर देखिए। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर मैं इस लेक्चर की PDF वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।